उसको अच्छे से हम ऑप्टिमाइज कर देंगे, फिर हम उस पेज को गूगल पे इंडेक्स करवा दे रहे करवा देंगे। समझ आ गई? जब भी हम कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, यानी कि कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और वो कहता है भाई वेबसाइट की एसईओ भी करें एंड देन आफ्टर दैट आपने मुझे ये जो वेबसाइट है ये रैंक करवा कर भी देनी है, तो इन दैट केस में हम क्या करते हैं, हम पहले पूरी वेबसाइट बनाते हैं और जब हम पूरी वेबसाइट बना रहे होते हैं एट दैट टाइम हमने गूगल का जो क्रॉलर है उसको रोक के रखते हैं, यानी कि उसकी एंट्री को ब्लॉक किया होता है। कब तक के लिए? जब तक हम पूरी वेबसाइट बना ना लें, और पूरी वेबसाइट बनाने के बाद जब तक हम पूरी वेबसाइट की एसईओ ना कर लें, ताकि हम गूगल को डायरेक्टली पूरा फाइन पीस ऑफ वर्क जो है या कंटेंट जो है वो सबमिट करवाएं, आधी अधूरी वेबसाइट सबमिट ना करवाएं। ठीक है? अब उस एसईओ में हमने कीवर्ड रिसर्च की। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने इंडिविजुअल जो हमारे पेजेस थे उन पर जाके मेटा को सेट किया। किसको सेट किया? इस मेटा के अंदर क्या कुछ था? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल भी लिखो। होम पेज पे तो नहीं था बट बाकी पेजेस पे तो यूआरएल भी होगा ना, चेंज या एडिट। उसके अलावा ये लिखा है डीएस का क्या मतलब है? डीएस लिखा है आगे नहीं आ रहा, मुंह धो के नहीं आया। कॉल सेंटर वाला है ना, तो फिर भी नहीं होता। असल में इसका पत्थर काफी दूर पड़ता है ना पानी से, तो पत्थर के नीचे ही बैठा रहता है। भाई मेटा में क्या क्या पढ़ दिया? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फिर हमने क्या पढ़े? रोबोट्स में क्या था? इंडेक्सिंग करवानी है, नहीं करवानी, फॉलो करवाना है, नहीं करवाना, इसके अलावा इमेजेस इंडेक्स करवानी है, नहीं करवानी, बहुत सारी चीजें थी रोबोट्स मेटा में। उसके अलावा और क्या देखा हमने? ओपन ग्राफ। क्या चीज देखी हमने? जिसमें ओपन ग्राफ में भी इटसेल्फ दो चीजें थी। कौन कौन सी? फेसबुक और या फॉर नाउ हमने उन दोनों चीजों को भी वहां पर देखा। ट्विटर के लिए या जिसका भी नाम एक्स है उसके लिए हम कहते थे ट्विटर कार्ड्स। क्या कहते थे? सोशल मीडिया के लिए इसका नाम है ओपन ग्राफ। सोशल मीडिया के लिए क्या नाम है? ओपन ग्राफ है। ट्विटर के लिए नाम क्या था? ट्विटर कार्ड्स। ठीक है? तो ये वो चीजें हैं जो हमने पेज पर अब तक ऑप्टिमाइज कर ली है। इसके बाद अभी आता है हमारा अगला पार्ट, और वो अगला पार्ट क्या है जी? इमेज एसईओ। नाम से वाज़ेह है, क्या काम करना है जी? ऑप्टिमाइज इमेजेस। हमारे वेब पेज पर अगेन, क्योंकि हम इंडिविजुअल पेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इंडिविजुअल पेजेस की इश्यू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यही वर्ड यूज करेंगे कि इंडिविजुअल पेजेस पर या हमारे वेब पेजेस पर मौजूद जो इमेजेस हैं उनको हम क्या करते हैं? यहाँ पर ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें इमेजेस को ऑप्टिमाइज करवाने की क्यों जरूरत पड़ती है ये भी समझो। नंबर 1, इमेजेस इटसेल्फ रैंक करती हैं। इमेजेस इटसेल्फ क्या करती हैं? अगर इमेजेस रैंक करेंगी तो इमेजेस क्या लेकर आएंगी? इमेजेस क्या लेकर आएंगी? ट्रैफिक लेकर आएंगी। तो हमारे लिए इमेजेस को रैंक करवाना एक पॉजिटिव है। क्या है? एक देखो, मेरा जो वेब पेज है वो नंबर 10 पे आ रहा है, बट मेरी जो इमेज है वो नंबर 2, 3 पे रैंक कर रही है, तो मेरी इमेज मुझे क्या लाकर दे सकती है वहां से? ठीक है? तो इमेजेस को रैंक करवाना भी यहां पर क्या है? जरूरी है। दूसरी चीज, अगर मेरा कोई भी वेब पेज है और उस पर एग्जांपल के लिए आपने यूज कर रखी है कितनी इमेजेस? एक वेब पेज पर कितनी इमेजेस है? 10। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये आपका एक वेब पेज है, ठीक है,
इटसेल्फ इस वेब पेज का कितना साइज है। फॉर एग्जांपल ये वेब पेज है 1.2 MB का, कितने का है 1.2 MB का। अब अगर आप अपने मोबाइल से इस वेब पेज को ओपन करते हैं, लोड करते हैं, तो एक्चुअल में ये 1.2 MB जो है, ये आपके लैपटॉप को पहले क्या करना पड़ेगा, फिर प्रीव्यू होगा। यानी कि मैं अगर गूगल पर कोई भी वेब पेज वगैरह कोई भी चीज ओपन करता हूं, तो एक्चुअल में उस वेब पेज पे मौजूद सारा का सारा कंटेंट क्या करवाना पड़ता है, पहले डाउनलोड, फिर वो सारा कंटेंट हमें नजर आता है। समझ लगी बात की नहीं? और इसीलिए तो इसमें भी डेटा खर्च होता है, नहीं तो ब्राउजिंग में तो हम कुछ डाउनलोड कर ही नहीं रहे। ऑन पेपर तो लगता है यही है ना कि हम कोई फाइल वगैरह यहाँ से डाउनलोड नहीं करे, बट स्टिल हमारा डाटा यूज होता है, क्योंकि वो जो वेब पेज है जो हम देखने जा रहे हैं उसको भी देखना है, तो उसका सारा डाटा क्या करना पड़ेगा, पहले आप डाउनलोड करोगे, फिर प्रीव्यू होगा, वो वेब पेज आपको नजर आएगा। अब अगर इस वेब पेज पर मौजूद है कितनी इमेजेस, 10 इमेजेस, कितनी इमेजेस, ऑन एन एवरेज एक इमेज कितने केबी की एमबी की होती है, 500 केबी लिख दो। एक जो इमेज है वो कितना केबी की है, 10 इमेजेस कितने की होगी, 5000 केबी, which is equal to 5 और पेज का कंटेंट कितने का था, 1.2, दोनों जमा होकर बच्चों कितने बन गए, 6। अब अगर मैं अपने मोबाइल से इसको ओपन करता हूं इस वेब पेज को, जिसका साइज कितना है 6.2 MB, तो क्या ये वेब पेज फौरन ओपन हो जाएगा, क्यों, डाउनलोड होने में क्या लगेगा, वेब पेज फौरन लोड है। अगर मैंने नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा यूज कर दी तो उस हिसाब से ओवरऑल आप कह सकते हो कि हमारे वेब पेज की जो स्पीड है स्लो होती रहेगी। सारी चीजों में मैटर करता है, थोड़ा थोड़ा सारी चीजों की इनपुट होती है, सिर्फ किसी एक सॉलिड चीज पर टोटल डिपेंडेंसी नहीं। ठीक हो गया? तो अगर मैंने ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस यूज कर ली अपनी वेबसाइट पर, तो उसकी वजह से वेबसाइट का वो जो वेब पेज होगा उसका साइज बढ़ जाएगा। जब वो साइज बढ़ेगा तो वेबसाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या जो लोडिंग टाइम है उस वेब पेज का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और किसको पसंद है स्लो लोडिंग स्पीड, या किसको पसंद है कोई ऐसा वेब पेज जो लोड होने में 5-6 सेकंड लेता है, नहीं है ना किसी को पसंद। ठीक है, तो अब अगर ऐसे में आपने ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस यूज कर ली जिसकी वजह से स्पीड स्लो करके बैठ गए, तो यूजर तो आपकी वेबसाइट पे आने ही छोड़ देगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, स्लो है, आपकी वेबसाइट का डाटा ज्यादा जल्दी लोड ऐसे केस सिनेरियो में आपकी वेबसाइट वहां पर रैंक नहीं होगी। That's why we need to optimize our images। हमारी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस वगैरह मौजूद हैं, हमें उन इमेजेस को क्या करना है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन में कितनी चीजें आ गई, 2। कितनी चीजें आ गई, एक ऑप्टिमाइजेशन किस चीज की थी, दूसरा हमने कहा कि अगर इमेजेस को रैंक करवाना तो तब अजीज और अबू बकर दोनों साथ विकास 3 ही है, हसन अजीज और अबू बकर, रोल्ड है ना, हसन अजीज और अबू बकर, ये सही रोल्ड है
तो भाई एक ऑप्टिमाइजेशन किसकी हो गई, इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था इसका, स्पीड। और भाई स्पीड का इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है रैंकिंग पे। किस पे पड़ता है, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में एक चीज आपको बताई थी, गूगल टेस्ट करने के लिए वेब पेजेस को जब आप नई वेबसाइट बनाते हो फॉरेन से रैंक करवाता है, उसको ट्रैफिक देता है, उसको टेस्ट करता है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, और वहां पर अगर उसे पता चला कि वेबसाइट की स्पीड स्लो है इसलिए यूजर स्किप करके चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वेबसाइट को कभी भी रैंक नहीं करेगा। दूसरी चीज थी कि हमने अपनी इमेजेस को क्या करवाना था, रैंक। किसको रैंक करवाना है, इमेजेस को रैंक करवाने के लिए यू विल यूज ऑल्ट टेक्स्ट। क्या यूज करोगे, ऑल्ट टेक्स्ट के दो काम है। पहला, अगर बाय चांस आपने किसी वेब पेज पर कोई इमेज यूज की है और किसी भी ह्यूमन एरर की वजह से वो इमेज लोड नहीं होती, इमेज लोड कुड बी डिलीट हो गई इमेज गलती से आपसे गलती से, कुड बी के सर्वर की तरफ से कोई इशू आया जिसकी वजह से कोई इमेज जो है वो लोड नहीं हुई। तो आपने बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा होगा कि अगर कोई इमेज लोड ना हो रही हो उसकी जगह पर ब्रोकन इमेज का जो आइकन है वो छोटा सा वो आ जाता है, देखा है ना। तो क्या होगा कि अगर मेरे वेब पेज पर मैंने कहीं पर कोई इमेज यूज की है और वो इमेज लोड नहीं हुई तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ब्रोकन इमेज आइकन। बट इसके साथ साथ वहां पर क्या आएगा, ऑल्ट टेक्स्ट। क्या आएगा, ताकि यूजर जब आए और उसे पता चले कि भाई यहाँ पर मौजूद इमेज जो है वो लोड नहीं हुई, बट ये जो टेक्स्ट होगा ये उसे बता देगा कि भाई इस इमेज में एक्चुअल में था क्या, क्योंकि ये ऑल्ट टेक्स्ट एक्चुअल में है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या है ये एक्चुअल में, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये बता देगा कि भाई इस इमेज का कंटेंट एक्चुअल में क्या था। समझ लगी इस बात की नहीं? तो ऑल्ट टेक्स्ट आपकी वेबसाइट पर इस पर्पस के लिए भी होना जरूरी है। इस पर्पस के अलावा अगर हम बात करें तो इटसेल्फ भाई दूसरा काम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करेगा, ये हमारे क्रॉलर को एक क्या देगा, किसके बारे में, किसका कंटेंट। अब देखो क्रॉलर जो आ रहा है, जो वो आर्किटेक्चर याद है, पूरे के पूरे उस आर्किटेक्चर में कहीं पर भी हमने इमेज के बारे में बात, क्योंकि रियलिटी भी यही है, उसे इमेजेस का आइडिया नहीं है। तो इमेजेस का कंटेंट सर्च इंजन को समझाने के लिए हमने हर इमेज के अगेंस्ट क्या ऐड कर दिया, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। कि सर्च इंजन जब आए उसे इमेज पल्ले ना भी पड़े, ऑब्वियस सी बात है नहीं पल्ले पड़ेगी, तो वो किसे पढ़ेगा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को। और वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट उसे बताएगा कि भाई ये जो इमेज है इस इमेज का कंटेंट क्या है, यहाँ पर किस चीज के बारे में बात की जा रही है। फिर जब कोई रेलेवेंट सर्च आएगी तो उस रेलेवेंट सर्च के अगेंस्ट वो वेब पेज वो इमेज ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू कर देगी। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो दो ऑप्टिमाइजेशन हमें करनी है, कौन सी, दूसरी, तीसरी ऑप्टिमाइजेशन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हम इमेजेस को लेकर उनको जियो टैग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इमेजेस को। अब इमेजेस की जब आप जियो टैगिंग कर देते हैं तो उससे अगर कोई भी बंदा इमेज वगैरह को ओपन करता है तो उसे पता चल जाता है कि भाई ये बिजनेस वगैरह कहां का है। यानी कि हमने हर इमेज के साथ एक स्टैंप लगा के भेज दी है कि ये इमेज लाहौर से अपलोड की गई है।
या ये जो बिजनेस है ये गुलबर्ग 3 में मौजूद है। दिस इज कॉल्ड जियो टैगिंग। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, जियो टैगिंग। तो जब भी आप इमेजेस वगैरह वेब पेज पे बनाओगे, कुछ भी करोगे, साथ के साथ इमेजेस को क्या करते जाओगे, आप जियो टैग करते जाओगे। ओरिजिनली जब भी इमेजेस को अपलोड करना है तो आप जियो टैग करके ही इमेजेस को अपलोड करोगे, उसके बगैर आपने इमेजेस को अपलोड नहीं करना। तो 3 टोटल चीजें हो गई, साइज, अल्टरनेटिव टेक्स्ट और जियो टैग। जो इमेजेस होती हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होती हैं, सही है, या इट कुड बी जेपेग हो सकती हैं या पीएनजी हो सकती है। मतलब दीज आर द फॉर्मेट्स जिनमें हमें नॉर्मली जो इमेजेस हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम अपने वेब पेजेस पर अगर इमेजेस वगैरह लगा रहे होंगे तो वो भी इसी फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, एक बिहेवियर समझो। नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि अगर आपकी इमेजेस इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में होंगी तो ऐसी इमेजेस का जो लोड टाइम है, और यू कैन से बेटे देख ले, जो लोड टाइम है ये आप क्या कह सकते हो, रिस्पांस टाइम है। क्या है, रिस्पांस। एक चीज ये अगर एक वेब पेज है, ये कहां पे स्टोर है, आपके सर्वर पर। यूजर आके कहां पे सर्च करता है, किसी भी सर्च इंजन वगैरह में। सर्च इंजन को क्वेरी उठा के कहां जाता है, सर्वर अपनी डेटाबेस में से वो डाटा निकालेगा और वापस से देगा किसको, सर्च इंजन को या गूगल को। तो अगर आपकी कोई इमेज यहां पर पड़ी हुई है, जब उसे लोड करवाना सर्वर से, तो इमेज ज्यादा, मतलब इमेज रिस्पांस नहीं करती, इमेज रिस्पांस नहीं करती। इमेज समझ लो 1-2 साल का बच्चा है, उसे बुलाओगे तो वो आएगा, उसे उठा के लेके आना पड़ेगा, फिर वो आएगा। सेम ऑलमोस्ट डिट्टो सेम स्टोरी है इमेजेस की, कि इमेजेस अगर आप इस फॉर्मेट में होंगी तो उनका रिस्पांस टाइम ज्यादा आता है। यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपके सर्वर को मल्टीपल क्या भेजनी पड़ेगी, फिर जाकर वो इमेज लोड होगी। अगर वो इमेज किस फॉर्मेट में है तो साइज वाला झंझट अलग है, साइज वाला झंझट अलग है। एक और झंझट जो यहां पर है वो ये है कि इन फाइल फॉर्मेट्स में किस चीज का इशू आता है, रिस्पांस टाइम्स का। या आप कह लो कि इन फाइल फॉर्मेट्स में यू विल हैव टू सेंड टू मेनी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जो है वो भेजनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको रिस्पांस आना शुरू होगा। फिर जाकर क्या आना शुरू होगा, रिस्पांस। आपने एक इमेज लोड करवानी है, 3 सेकंड में इमेज लोड होगी। कितनी देर में, 3 सेकंड में। बट उस इमेज का लोडिंग प्रोसीजर स्टार्ट करवाने से पहले आपके सर्वर को 100 रिक्वेस्ट भेजनी पड़ गई। कितनी रिक्वेस्ट, 11 गुजरा भी लगा लो तो 3 सेकंड उस इमेज का, और 100 रिक्वेस्ट पे 400 सेकंड मिली सेकंड और करके, तो टोटल टाइम कितना बन गया, 3.4 सेकंड। यानी कि जो नॉर्मल इमेज लोड हो रही थी कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, आपको कितनी देर में लोड हो रही है, 3.4 सेकंड में। किसकी वजह से, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा भेजनी पड़ी थी। तो हमने एक तरीकाकार या एक काम क्या किया कि अगर हमारे पास इमेजेस इन फॉर्मेट्स में है तो उन इमेजेस को कन्वर्ट कर दिया और हमने उन इमेजेस को ले आए नेक्स्ट जेन फॉर्मेट में। किसमें ले आए, जिसमें एक वर्जन है हमारे पास वेब पी। क्या वर्जन है, दूसरा वर्जन है हमारे पास AVIF। क्या फॉर्मेट है, तो हमारे पास जो नॉर्मल इमेजेस अपनी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो कि JPGs हैं या PNGs हैं, हमने क्या किया
उन इमेजेस को सिंपली कन्वर्ट कर दिया किसमें, वेब पेज फॉर्मेट में या AVIF फॉर्मेट में। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही थी अब वो नहीं जाएगी। अब ये इमेजेस कितनी देर में लोड हो जाएंगी, कितनी देर में, 3 सेकंड। और एक नॉर्मल बिहेवियर ये है कि जब आप JPG टू नेक्स्ट जेन फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो इमेजेस को, अगर वहां पर आपकी इमेज 500 KB की है तो कन्वर्जन के बाद ऑटोमेटिकली वो 100 KB के आसपास आ जाती है। तो अब एक तो 5 गुना साइज रिडक्शन हो गई कन्वर्जन की वजह से। दूसरा फायदा क्या हुआ कि इस केस सिनेरियो में ज्यादा रिक्वेस्ट भी भेजनी नहीं पड़ रही, तो आपकी इमेजेस ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ऑप्टिमाइज हो गई, और अब आपकी इमेजेस जो होंगी वो ज्यादा जल्दी ज्यादा जल्दी लोड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ज्यादा जल्दी। तो इस चीज को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इमेजेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू WebP और हाँ बस मैं पूछना था कि अगर जब ये कन्वर्ट करते हैं तो इसके पिक्सेल्स जो हैं वो खराब नहीं, लॉसलेस कंप्रेशन होती है ये। और इसको कन्वर्ट करने फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं या पेड टूल्स? ये देखो, सो फॉर एग्जांपल हम ये पिक्सेल्स पर और ये यहां पर हमारे पास एक इमेज है, सॉरी वीडियो है ये तो। और यहां से मैं ये जो इमेज है ये लार्ज साइज में डाउनलोड कर लेता हूं। ये इमेज बनती है बेटे 360 KB की। कितने KB ये? हम यहां से लिखा JPG टू AVIF फॉर्मेट। अपलोड इमेज, तो 360 से हम कहाँ आ गए, 190। कितनी परसेंट कंप्रेशन होगी साइज की, 44%। तो यहाँ से आप ये वाली इमेज डाउनलोड कर लोगे, देन अपनी वेबसाइट पर ये इमेज यूज करोगे इंस्टेड ऑफ JPG। समझ लगी, साइज भी कम हो गया और दूसरा फॉर्मेट भी चेंज हो गया, और हमने खुद पढ़ा कि ये वाला फॉर्मेट ज्यादा एफिशिएंट है। WebP वाली भी उसको भी कन्वर्ट करके देखते हैं मतलब क्या फायदा होता है। सिलेक्ट फाइल, इवन के ये वाले कन्वर्टर आप जेमिनी को यूज करते हुए खुद भी बना सकते हैं। फिर लोगो हमारा PNG में होता है, उसको भी चेंज करना नहीं, इतना भी सख्त होने की जरूरत नहीं है। इसने कन्वर्ट करके 249 पे लिया है। अच्छा, और भी क्या डाल सकते हैं, WebP कंप्रेसर 11 जोन, ठीक है। कंप्रेस WebP टू 100 KB में भी। सिलेक्ट इमेज, ये रही अपनी इमेज ओपन, 249 KB है, कंप्रेस होकर कितनी करती है उसमें, अब ये 49 KB की इमेज है। नहीं, अगर मैं ओरिजिनल इमेज को भी इतना जूम करूंगा तो वो भी पिक्सेलेट हो जाएगी। देखा, क्या हुआ, हमने फॉर्मेट चेंज करके उसे कंप्रेस किया बस। ओके, समय लगी।
तो ये क्या है, हम इमेज का वो जो साइज वाला इशू है या स्पीड वाला इशू है वेबसाइट का, वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगली चीज पे कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे लगेगा। तो हम इस पेज को यानी कि ये जो अपना होम पेज है इसको ऑप्टिमाइज कर रहे थे। जब वो वेबसाइट स्पीड बूस्ट वाला है उसमें ये सब कुछ करना पड़ता है। वेबसाइट स्पीड बूस्ट वाला जो है वेबसाइट क्या स्पीड बूस्ट होती है, हाँ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सब करना पड़ता है। वेबसाइट की, हाँ वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में एक काम ये भी है, बहुत ज्यादा काम है वहां पर, उनमें से एक काम ये भी है। अब देखो स्कोर कितना आ रहा है अभी अपना, यहां से करना है एडिट विद दोनों ऑप्शन प्लगइन भी अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट में देखो, फॉर एग्जांपल ये इमेज बैकग्राउंड में जो यहाँ पर यूज हुई है, इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट बनाना है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इमेज करनी है सिलेक्ट, ये इमेज को किया सिलेक्ट, यहाँ पर है कि ये मौजूद है आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। थ्योरी क्या है, तरीका का आ गया गौर से सुनो। उस वेब पेज का जो भी प्राइमरी कीवर्ड यानी कि फोकस कीवर्ड है, उस वेब पेज का जो भी क्या है फोकस कीवर्ड, वो ऐड होना चाहिए आपके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में। जो भी उस पेज का क्या है फोकस कीवर्ड है, वो आपके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आना चाहिए। दोनों तरह से मैं लिख सकता हूं। मैं यहां पर चाहूं तो सिर्फ लिख दूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं इतना लिख दूं। मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर सेंटेंस बना के इस चीज को लिखूं और उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वर्ड इंक्लूड कर दूं। दैट्स अप टू यू। आई थिंक सो कि अगर आप इसे प्रॉपरली लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ के सिंगल कीवर्ड लिख दो। सर वो उस पे पूरा शो होगा अगर कर्सर जाएगा, वो कैप्शन होता है। कैप्शन जो होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूजर को शो नहीं होता, ये बैकएंड पर है। अगर इमेज ना शो हुई तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। और बैकएंड पे है तो गूगल को रीड करने में हेल्प करेगा। मैं पूछ रहा हूं अगर पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं होती तब उसके अगेंस्ट जो आएगा ना ये टेक्स्ट जितना भी पिक्चर अगर लोड नहीं होती, हाँ जी, ये टेक्स्ट उतना जितना हम लिखेंगे सारा वही उतना ही सारा होगा। बिल्कुल। ओके, देन इसे कर दो यहां से सिलेक्ट। अब ऑब्वियस ही बात है, इमेज तो नहीं है, इमेजेस तो मल्टीपल है, तो आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पर तो आइकन है, यहाँ पर अगेन क्या मौजूद है, इमेजेस। कीवर्ड लगाना है, सारे में कीवर्ड लगाना है। सिर्फ कीवर्ड का, जैसे मैंने कहा सेंटेंस प्रॉपर लिखो जो कि उस इमेज को एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे ये वाला इमेज है, इस इमेज का स्क्रीनशॉट बनाया और यहाँ से जाएगा चैट जीपीटी पे। अब देखो
write me 10 tips. Sorry, not 10. अब ये देखो, तो ये ऐसे बनाए जा सकते हैं इमेजेस को मैच करने के लिए। लैपटॉप डिस्प्लेइंग अ कोड ऑन अ मॉडर्न वर्कस्पेस डेस्क एट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑफिस। नहीं, ये सारी चीजें बैक एंड में होती हैं, तो इनमें कॉपीराइट वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं होता। काम करने से वो लेगा ना, ले लेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके वेब पेज में 10 इमेजेस हैं, कितनी इमेजेस हैं? तो 10 की 10 इमेजेस के लिए आपने सेम कीवर्ड वाला अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज नहीं करना। समझ लगी? मतलब अगर 10 इमेजेस है तो 6 इमेजेस के अल्टरनेटिव टेक्स्ट में अपना कीवर्ड रिपीट कर ले, यानी कि कीवर्ड यूज कर ले। 4 इमेजेस के लिए कोई और वर्ड या कीवर्ड, वो सेकेंडरी कीवर्ड याद है, उसे यूज कर लो। अगर 10 की 10 या 15 की 15 इमेजेस में आपने अपना वही मेन कीवर्ड बार बार रिपीट कर दिया, तो आप कीवर्ड स्टफिंग वाली साइड पे चले जाओगे। किधर चले जाओगे? और उससे हमें बचना है, नहीं तो हमें पेनल्टी पड़ सकती है। तो अगर 10 कह लो तो 60% इमेजेस पर अपना कीवर्ड लगाओ अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर, बाकी जो इमेजेस हैं उन पे प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड लगा दो। प्राइमरी 60% तस्वीरों पर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा तस्वीरों में प्राइमरी कीवर्ड होना नहीं चाहिए। सर ये लिमिटेशन का दादा कहाँ से होता है कि इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए? आपको मीठा पसंद है? अगर मैं कोई चाय आपको पिलाऊं और उसमें 10 चम्मच चीनी के डाल दूं, पी लेंगे आप? कितने चम्मच ठीक है? कैसे पता चला? एक्सपीरियंस। ओके, तो 60% इमेजेस में आप क्या यूज करोगे? अपना मेन कीवर्ड। बाकी इमेजेस में यू कैन गो विद योर सेकेंडरी कीवर्ड। अगर आपने अगेन वहां पर भी प्राइमरी को यूज किया तो वहां पर क्या हो जाएगी? कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि मेन कीवर्ड को बार बार अननेचुरली रिपीट करना भी अच्छी बात नहीं है। एसईओ में वेब पेजेस आप तब रैंक करवा पाओगे जब आप ट्रस्ट वर्दी बनोगे, जब गूगल को ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि भाई आपका जो वेब पेज है ये अच्छा है, कि यूजर क्वेरीज को सॉल्व कर रहा है, गूगल आपको रैंक करवाना शुरू कर देगा। तो अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो सारा फोकस है वो गूगल की तरफ ना हो, या हमारा सारा का सारा फोकस प्लगइन्स के नंबर्स बढ़ाने में ना हो। हमारा सारा का सारा फोकस या हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमारा यूजर। आपकी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर यूजर। अगर जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है वो आपके कंटेंट से हैप्पी है तो आपके वेब पेजेस रैंक करेंगे। अगर यूजर जो आपकी वेबसाइट पर आता है वो ज्यादा देर स्टे नहीं करता, मल्टीपल पेजेस को नेविगेट नहीं करता, इन दैट केस में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। सर ये सारे वेब पेजेस पे और टोटल इमेजेस के ऊपर अब ये फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, लास्ट 7 दिनों में कितने इंप्रेशन आए हैं इसको? लगभग 60,000 इंप्रेशन है। कितने दिनों में? 7 दिनों में।
और मैं यहां से इसकी टाइप कर देता हूं इमेज। सो 16,000 इंप्रेशन इमेजेस भी लेकर रखी है, यानी कि 16,000 दफा लोगों की सर्चेज में एक हफ्ते में आएंगी इमेजेस भी आपको क्या ला कर देती हैं, ट्रैफिक ला कर देती है, विजिबिलिटी ला कर देती है। इसलिए हमने इमेजेस के लिए इतना इस्तेमाल किया। सर ये इंप्रेशन ऐसे काउंट होते हैं जैसे मतलब देखा। यूजर ने कुछ रुका है या क्लिक किया देखा उसकी स्क्रीन में अगर आपका कंटेंट आ गया तो क्या मिल गया आपको एक सर वो क्लिक जो है वो दूसरी तरफ अलग से काउंट होता है। क्लिक साथ हाँ हाँ जी, पल्ले पड़ेगी ये दोनों चीजें। देन आफ्टर दैट अगेन इमेज को क्या कर दोगे आप पब्लिश। तो हमने मेरे ख्याल 1-2 लगाए हैं। लेट्स गो बैक एंड सी क्या हमें कोई इंप्रूवमेंट नजर आती है या नहीं। So score has gone from 65 to 70. ओके हो गया। अगेन मैं इसे सेव करता हूं। अगली चीज है इमेज को जियो टैग कैसे किया जाता है। तो आपने जियो टैगिंग इमेजेस सर्च कर लेना है कि पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है जियो टैग फोटोज ऑनलाइन, ये कभी कभार डाउन भी होती है तो परेशान नहीं होना अगर ये कभी डाउन हो जाए तो। यहां पर आपने जो इमेज है वो अपलोड करनी है। ठीक है, KPMG वाले नहीं आएंगे, वो उधर ही है। जब तक वो वहाँ का कर रहे हैं माइनर तब तक आप लोग की क्लास ऑफ हो जानी है। इसलिए सर हाँ उनका मैसेज ये है कि अगले वीक को छोड़ दें, इसी वीक में कंफर्म रिजल्ट। अच्छा जी, इमेजेस को जियो टैग कैसे करते हैं। तो ये देखो इमेज अपलोड कर दी आपने, उसके बाद यहाँ पर सर्च करनी लोकेशन। फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज को रैंक करवाना है लाहौर में। खामोशी उबैर बैग के 500 लग गए वापस। क्या बात है तुमने सर अगर बैठ जा क्या तेरे अंडे ये क्या लेक्चर तो खत्म होने दे। अंडे रियल फिर बैठा काफी दूर था ना। मैं समझे कह रहा अंडे लेकर पूछ जाना शुगर बच गया वो जो नई टीचर बेटे, तो अगर कोई इमेज है वो मुझे लाहौर में रैंक करवानी है, कहाँ पर रैंक करवानी है तो आपने इमेज अपलोड करनी है, जियो टैगिंग में आना और यहाँ पे लोकेशन सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल हमारी लोकेशन है जी लाहौर। ठीक है, हमें लाहौर के लिए वो जो इमेज है वो रैंक करवानी है, तो लाहौर के जो डेटा है वो आप उठाओगे। सर ये पेड टूल है। हाँ जी, ठीक है, ये डेटा आ गया इसका। ओके हो गया। एंड देन यहां से आपने क्या कर देना है इसे डाउनलोड। दैट्स इट। ये अब आपके पास एक इमेज आ गई जो कि आपने जियो टैग कर रखी है। कहां के लिए? लाहौर के लिए। कहां के लिए? अब आप ये इमेज अपलोड कर दो। सर इसका मेन पर्पस क्या है? जियो टैग ये बताएगा कि कौन सी इमेज कहां रैंक करवानी है, लाहौर में रैंक करवानी है, कहां पर रैंक करवानी है। स्पेसिफिक इमेज। सर उससे क्या होगा?
अब मेरी ये इमेज युगांडा में रैंक कर रही है तो क्या ही फायदा हो जाएगा उसका। खुश हो तो डिजिटल